हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और स्टूडेंट, जैसा कि अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने ये उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम 12 दिसंबर 2021 को हुआ था, उसका हम ऑफिशियल आंसर की से मिलाकर उसके जितने भी आंसर्स हैं उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया था, और जो उसका पार्ट 2 है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस कर लिया है। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ये जो हमारे 100 क्वेश्चंस हैं जीएस के, वो सभी कंप्लीट हो जाएं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 हमने देख लिया था, और क्वेश्चन नंबर 61 भी हमने उसमें बात कर रहे थे 61 की। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया था 124th संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है, यानी जो 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। स्टूडेंट, जो बेसिकली ये जो 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बिल है, ठीक है, ये क्या है 2019 में लाया गया बिल नंबर है, जिसके थ्रू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 103rd नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, जिसके थ्रू की जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, यानी जो जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको जॉब्स में और स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन्स के लिए और जॉब्स में क्या किया गया है 10% रिजर्वेशन दिया गया है। किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था इसमें इन्होंने क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बिल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसका जो आंसर है वो सही दिया है। तो और इन्होंने इस क्वेश्चन को कैंसिल नहीं किया है आयोग ने, बस इसका क्या है आंसर दे दिया। बल्कि ये क्या है 124th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो कि 2019 में आया था। और इसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो वो कौन सा है, 103rd यानी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम है। उसके थ्रू ही क्या किया गया, जो भी जनरल जो सामान्य वर्ग के अंदर जो क्या है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, उनको 10% का जॉब और एडमिशन्स वगैरह में क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा गया है कि बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द 12th शेड्यूल इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। स्टूडेंट, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या है 12th शेड्यूल है उसको ऐड किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें पूछा गया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, यानी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज एनुअल रिपोर्ट टू। स्टूडेंट, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जैसे कि क्या कहते हैं भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, वो अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है, जो वार्षिक प्रतिवेदन है, वो भारत के राष्ट्रपति को यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो किसे सबमिट करता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, और भारत के राष्ट्रपति के प्रति ही वो क्या होता है, जवाबदेह होता है। स्टूडेंट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, जिसमें पूछा गया है द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज़। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो क्या है इस टाइम पे श्रीमती निर्मला सीतारमन हैं, वो क्या हैं जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं, यानी केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा वही जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है, यानी इसमें पूछा गया है कि विच इंडियन स्टेट हैज़ गॉट द हाईएस्ट रैंक इन नीति आयोग्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021।
जो नीति आयोग के द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है 2021 का, उसमें जो सबसे जो हाईएस्ट रैंक है वो कौन से स्टेट की है? इसका आंसर है केरल की। तो केरल को ही क्या है, जो एसडीजी गोल्स होते हैं इंडिया, जो नीति आयोग की है, जो एसडीजी गोल्स ऑफ इंडिया, इंडिया के जो एसडीजी गोल्स हैं नीति आयोग के द्वारा जिसको फ्रेम किया गया है, उसके लिए जो कंट्री में जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट रैंकिंग दी गई है वो दी गई है केरल को। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही जो एजुकेशन इंडेक्स है उसमें भी क्या है, केरल टॉप पर रहा था। और हेल्थ इंडेक्स है उसमें भी केरल ही टॉप पर रहा था। और जो एसडीजी इंडेक्स है उस पर तो ये केरल है ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें पूछा गया है दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है, यानी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मूवी थिएटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2021 एट। तो स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर जो है अगस्त 2021 में कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा लद्दाख में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजॉल्व बट कैन बी अबॉलिस्ड? तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद। जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश एक बिल लाया था अपनी विधानसभा में, उसने ये बिल पास कर दिया था कि जो हमारे राज्य की जो विधान परिषद है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको क्या कर दिया जाना चाहिए, उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उसको क्या कर दिया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। तो ये एक ऐसा जो है एक ऐसा बॉडी है राज्य विधान परिषद जिसे कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, जिसको कि भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया है फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य था। तो स्टूडेंट इसका आंसर है 301 मिलियन टन्स। स्टूडेंट देख रहे हैं कि इस बार का जो उत्तराखंड का लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, इसमें बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है, चाहे वो 2011 की जनसंख्या, चाहे वो भारत की जनसंख्या हो या फिर वो उत्तराखंड स्टेट की जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उससे लिया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, स्टैटिस्टिक्स जो हमारे क्या हैं आंकड़े हैं यानी स्टैटिस्टिक्स हैं उन पर बेस्ड है। तो इसीलिए क्या है कि जनगणना के जितने भी फैक्ट हैं उनको याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि इस बार ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हैं जिसमें सीधे प्रतिशत, सीधे जनगणना के अकॉर्डिंग जितने भी डाटाज हैं उन पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 301 मिलियन टन। 301 मिलियन टन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, यानी जो खुले बाजार की क्रियाएं हैं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? इसका आंसर होगा मौद्रिक नीति, यानी जिसे क्या कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो किस पॉलिसी का फीचर है? जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी जिसे कहते हैं मौद्रिक नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को कब शुरू किया गया? ठीक है, कब लॉन्च हुआ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन? इसका आंसर है 2007-8 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को शुरू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछा गया है तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या थी? तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा 21.92% यानी 21.92%, जो कि इसका ऑप्शन डी है। On the basis of Tendulkar methodology, the poverty rate of India for the year 2011-12 किसके लिए पूछा गया है? 2011-12 के लिए तेंदुलकर मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी रेट है इंडिया का वो क्या था? तो इसका आंसर होगा 21.92%। ये तेंदुलकर कमेटी के द्वारा जो तेंदुलकर मेथडोलॉजी है उन्होंने इंडिया का पॉवर्टी रेट कितना बताया है? 21.92%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, यानी सबसे सर्वोत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट को क्या कहा जाता है? बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर है काली मिट्टी, जिसे कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी कहा कि चाहे वो भारत की जनगणना हो 2011 के, भारत की जनगणना के आंकड़े हों या फिर उत्तराखंड स्टेट की 2011 की जो भी आंकड़े हैं, इन सभी पर बहुत ज़्यादा इस पेपर में फोकस किया गया है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या के आंकड़ों को पूछा गया है, तो इस चीज़ को ध्यान दें। जनसंख्या वाला जो पार्ट है उसको पढ़ कर जाएं। जनगणना 2011 भारत की साक्षरता दर है, ठीक है। जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट कितना है? 74.04% है, ठीक है। एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज़ 74.04%। तो ये मेनली मेरा यही कहना है कि जो 2011 की जो भी जनगणना है, जो भी 2011 का सेंसस है, फिर चाहे वो ऑल ओवर इंडिया का हो या फिर पर्टिकुलर स्टेट उत्तराखंड का हो, इसके सभी जो फैक्ट्स हैं, जो सभी डेटाज़ हैं, उन सबको क्या करना है? लर्न करना है, ठीक है। इस पर ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट इसी पेपर में आप देख सकते हैं कि जो सेंसस 2011 है, जो 2011 की जनगणना है, उससे नेशनल लेवल पर भी और साथ ही उत्तराखंड के स्टेट लेवल पर भी काफ़ी क्वेश्चंस को इस पेपर में आप देख सकते हैं। चाहे वो एससी का प्रतिशत हो, चाहे वो साक्षरता दर हो, चाहे वो क्षेत्रफल से रिलेटेड आंकड़े हों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मुख्य केंद्रीय छेद पृथक करता है। तो इसको ऐसे देख लेते हैं कि द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स। जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो किसको सेपरेट करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को, ठीक है। वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय को, ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय। किसके लिए कहा गया है? द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स ग्रेटर हिमालय एंड लेसर हिमालय, यानी जो मुख्य केंद्रीय छेद है वो वृहद हिमालय तथा लघु हिमालय दोनों को क्या करता है? पृथक करता है, मुख्य केंद्रीय छेद। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। संवैधानिक संस्था कौन सी है? तो स्टूडेंट, जो हमारी क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो भारत का निर्वाचन आयोग है, वो क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, जिसे कि आर्टिकल 324 के द्वारा बनाया गया है, जिसके प्रोविजंस जो हैं आर्टिकल 344 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा क्या है, इंडियन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। तो जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था, यानी द मेजर टास्क ऑफ द सरकारिया कमीशन वॉज टू। तो स्टूडेंट, जो ये सरकारिया कमीशन बनाई गई थी, सरकारिया आयोग था, जो पुंछी कमीशन है, जिसे पंछी कमीशन भी कहते हैं, ये सब किस लिए बनाए गए थे? राजमन्नार कमेटी थी। ये सब इसलिए बनाए गए थे कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उनको क्या किया जा सके, उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उनको री इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उनका पुनर्निरीक्षण किया जा सके, ताकि जो सेंटर है और जो स्टेट हैं इनके बीच में क्या हो सके, कॉपरेशन हो सके और कोऑर्डिनेशन हो सके। सरकारी आयोग का मुख्य कार्य था, इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण, यानी री इन्वेस्टिगेट द सेंटर स्टेट रिलेशंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020, जो क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है, जो कि क्या है, HDI 2020 है। उसके अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 131, यानी 131। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? जो यूएनडीपी के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग दी जाती है उसमें इंडिया की रैंकिंग है 2020 की रिपोर्ट में 131, यानी 131। HDI इंडेक्स 2020 में इंडिया की क्या रैंक है? 131, 131। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, जो पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, असम हिमालय है, इन सब की क्या है जो लोकेशन है, जो नदियों, जो यहाँ पर जो नदियों के बीच का जो एरिया है उसको उसके अकॉर्डिंग इन हिमालय को डिफ़ाइन किया गया है। जैसे कि जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य है, और जो कुमाऊं हिमालय है यहाँ पर क्या है, यमुना नदी आया है, यमुना एवं काली नदियों के मध्य। लेकिन जो आयोग के द्वारा जो आंसर माना गया है वो नेपाल हिमालय, इसको गलत माना गया है। इसमें कि क्या कहा गया है कि रावी व तिस्ता नदियों के मध्य, यानी यहाँ पे क्या है, रावी नहीं आना चाहिए था। तो स्टूडेंट इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन सी को गलत माना गया है। और जो असम हिमालय है तिस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य, ये तो सही है। उसके बाद इसीलिए 79 का ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि क्या है, सुमेलित नहीं है, जो सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया है कि निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में इनको लगाना है। तो स्टूडेंट बेसिकली हम इनकी स्थिति को देख लेते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जो जोजिला दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो वो कहाँ हो गया, सबसे पश्चिम से पूर्व में करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सबसे वेस्ट में सबसे पश्चिम में कौन हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जोजिला दर्रा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आता है सिपकीला दर्रा, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद आता है उत्तराखंड का दर्रा, जो कि क्या है, मुलिंगला दर्रा है, ठीक है, मुलिंगला दर्रा है। मुलिंगला दर्रा के बाद फिर आता है जो कि सिक्किम का दर्रा है, जेलेपला दर्रा, ठीक है। जेलेपला दर्रा के बाद आता है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। तो स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या किया गया है, वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व में इन सभी दर्रों को, इन सभी पासेस को व्यवस्थित किया गया है। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसका आंसर है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वो क्या है, साउथ इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है।